देखो जैसे ओपीडी में बैठे हो और ओपीडी में कोई पेशेंट आता है। अब पेशेंट आया तो सबसे पहले हमारी जो दो चीज़ें हम करेंगे पेशेंट को, एक तो फर्स्ट होता है हिस्ट्री टेकिंग, है ना। सेकंड होता है एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री टेकिंग से। प्रेगनेंसी पेशेंट आया है ओपीडी में और सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रेगनेंसी पेशेंट का। तो सिंपल जो हिस्ट्री टेकिंग है GPAL, है ना। तो ग्रेविडा कौन सा है, पैरा कौन सा है, पहले कोई पेशेंट का अबॉर्शन तो नहीं हुआ और अभी उसके पास लाइव इश्यूज़ कितने हैं। GPAL होता है ग्रेविडा, पैरा, अबॉर्शंस एंड लाइव इश्यूज़। लाइव इश्यूज़ होता है आज की डेट में उसके पास जिंदा बच्चे कितने हैं। पैरिटी है मान लो 4, उसके 4 बच्चे पैदा हुए, चारों मर गए, तो एल जो है 0 रहेगा, क्योंकि आज की डेट में लाइव इश्यूज़ एक भी नहीं है पेशेंट के पास, तो एल 0 है। ऐसे ही ग्रेविडा में बस अभी का प्रेग्नेंट, अगर अभी प्रेग्नेंट पेशेंट है तो जी यूज़ होता है, ग्रेविडा नहीं तो यूज़ नहीं होगा। तो अगर अभी प्रेगनेंसी में आया है पेशेंट, प्रेग्नेंट है, तो ग्रेविडा में पहले अगर उसके 3 बार प्रेगनेंसी हुई या 3, और अभी वाले को भी हम काउंट कर लेंगे तो 4, तो टोटल जी हो जाएगा 4। पैरिटी हो गई 27-28 वीक से बड़े साइज़ के बच्चे कितने पैदा करें, वो पैरिटी हो गई। और 27 वीक से छोटे यानी या 25 वीक से छोटे, जिसे हम एबॉर्शन बोलते हैं, वो कितने बच्चे पैदा करे या कितने एबॉर्शन हुए, वो ए में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके ग्रेविडा हो गया, पैरिटी हो में फुल टर्म के बच्चे हम काउंट कर लेंगे, एबॉर्शन में हम जितने एबॉर्शन हुए वो काउंट कर लेंगे, जो फुल टर्म हुए थे उनमें से आज की डेट में कितने जिंदा हैं वो लाइव इश्यूज़ हो गया। तो ये GPAL चीज़ क्लियर हो गई। इसके आगे बढ़ेंगे। प्रेगनेंसी पेशेंट है, प्रीवियस सिजेरियन कितने थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमी है या सेकंड ग्रेविडा है, अगर सेकंड ग्रेविडा है, फर्स्ट नॉर्मल है, तो उसके नॉर्मल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर फर्स्ट प्रीवियस सिजेरियन है तो उसका तो सिजेरियन होना है 99% तय हो चुका है। तो ऐसे करके GPAL सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसके पहले बच्चे हुए हैं तो सिजेरियन कितने हैं, और इसके अलावा अभी पेशेंट कितने वीक्स है। जैसे पेशेंट के पास कोई अल्ट्रासाउंड है 20 वीक्स है लिखा हुआ है उसमें, और वो है 2 महीने पुराना, तो आज की डेट में वो कितने वीक्स है। तो हम कोई भी अल्ट्रासाउंड पेशेंट के पास, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं, जल्दबाजी में कई बार वो कोई सा भी अल्ट्रासाउंड उठा के आ जाएगा, तो हम उसमें देखेंगे भाई 20 वीक्स था 2 महीने पहले, तो आज की डेट में 28 वीक्स है। तो आज की डेट में हमें वीक्स चेक करना होता है कि आज की डेट में पेशेंट के वीक्स कितने हो रहे हैं। तो मान लो हमने हिस्ट्री निकाल ली, GPAL निकाल लिया, सिजेरियन वगैरह हैं वो निकाल लिए, आज की डेट में कितने वीक्स है ये निकाल लिया। इसके बाद अब हिस्ट्री टेकिंग का काम यहाँ तक ख़त्म है। इसके आगे अब शुरू होता है एग्जामिनेशन का काम। एग्जामिनेशन में जैसे ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी प्रेगनेंसी में, जब भी पेशेंट आएगा ब्लड प्रेशर देखना ही देखना है। सेकंड होता है FHS। अगर 5-6 मंथ के बाद आया है पेशेंट तो FHS बहुत ज़रूरी होता है। अगर 5-6 मंथ से पहले आया है तो कई बार FHS नहीं भी मिलती है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट अगर 6 मंथ है, 7 मंथ है, 8 मंथ है, तो उसमें FHS मिलना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन के यही 2 क्राइटेरिया हैं, 2 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ होती है, वो होती है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। तो जो प्रेगनेंसी पेशेंट होते हैं उसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। शुगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुगर फास्टिंग करा लेंगे। फिर HIV HbA1c इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रेगनेंसी की जो स्टेट होती है ना, ये ऐसी स्टेट होती है कि पेशेंट के पेट में एक बच्चा है जो कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन खींच रहा है अपनी तरफ। तो हमें कई बार अंदाज़ा नहीं होता और पेशेंट एनीमिक हो जाता है, या पेशेंट जैसे गोरा है तो कई बार उसकी शक्ल से या उसके कलर की वजह से उसका जो एनीमिया है मास्क हो जाता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन
या सीबीसी कराना एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर 3-4 महीने में जब भी पेशेंट आया है तो एक सीबीसी होना चाहिए फुल अगर छठे 7वें महीने में आया है तो सीबीसी ज़रूर होना चाहिए। अगर उसका हीमोग्लोबिन 7 है तो अभी तो हम उसको इंजेक्शन वगैरह लगा के फुल टर्म तक हो सकता है 9-10 तक पहुंचा दें। तो ये है कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है, फिर शुगर बहुत ज़रूरी है, HIV, HbSAg, HCV ये जो कराते हैं, ये अभी अर्जेंट में कुछ नहीं करना होता, पॉजिटिव भी है तब भी कुछ नहीं करना होता, बट जब डिलीवरी हो उस समय इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई उनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है अगर मदर, उस केस में हम क्या करेंगे कि बच्चे को पैदा होते ही 24 आवर्स के अंदर इम्यूनोग्लोबिन लगाएंगे। अभी हम वापस आते हैं, हिस्ट्री टेकिंग हमारी हो गई। अब अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक पेशेंट आया है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन चेकअप के लिए आता रहता है पेशेंट, तो आया है पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए, प्रॉब्लम पूछेंगे जी प्रॉब्लम कोई, पेशेंट कहता है जी प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए आया है, तो वहाँ पे हमारा होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। मेनली तो पेशेंट आ रहा है नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए। नॉर्मल ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, 2-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड देना है हमें। फॉलिक एसिड की डोज है 5 मिलीग्राम OD, यानी कि 5 मिलीग्राम वंस डेली। इसके अलावा वॉमिटिंग आती है तो रेंटेक दे सकते हैं 150 मिलीग्राम BD। इसके अलावा एक टैबलेट आती है डॉक्सीनेट 10 मिलीग्राम OD। तो शुरू के 3 महीने ये चलेगा और रूटीन इन्वेस्टिगेशन सारे हम करवा लेंगे। लास्ट के जो 6 मंथ बचते हैं उसमें चलता है आयरन और कैल्शियम। आयरन होता है 100 मिलीग्राम OD, कैल्शियम होता है 500 मिलीग्राम BD। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी में डोज है 1000 मिलीग्राम पर डे है, नॉर्मली हम 500 मिलीग्राम OD देते हैं। नॉर्मली अगर पेशेंट खाता रहता है 500 मिलीग्राम OD सफिशिएंट होता है। आयरन टैबलेट 100 मिलीग्राम OD देते हैं, वो भी चल जाता है। इसके अलावा जैसे टेटनस के 2 टीके लगते हैं, उसमें उसका रूल क्या है, टेटनस का रूल ये है कि भाई 3 महीने के बाद लगेगा, चौथे महीने में, 5वें महीने में, छठे महीने में जब भी पेशेंट आए पहला टेटनस का टीका लगा देंगे। दूसरा टीका कब लगेगा, पहले टीके के 1 महीने बाद लगेगा। तो पहला टीका चौथे महीने में लगवा दिया, जब भी दोबारा आया 5वें महीने में या छठे महीने में आएगा तो दूसरा टीका छठे महीने पे लगा दिया। डिलीवरी के 1 महीने पहले दोनों टीके लग जाने चाहिए। तो हमारा टेटनस का वैक्सीनेशन हो गया, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हो गया, फॉलिक एसिड खा लिया, आयरन कैल्शियम खा लिया। रूटीन इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थायराइड। जो प्रेगनेंसी पेशेंट्स होते हैं इनको अगर शुरू के 3 महीने में थायराइड हार्मोन की कमी है, TSH बढ़ा हुआ है, तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इसलिए जब भी पेशेंट आता है फर्स्ट टाइम TSH ज़रूर लिखना है, और TSH बहुत इंपॉर्टेंट होता है। TSH अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब थायराइड हार्मोन कम है, थायरोक्सिन के लेवल कम है। तो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट में देखेंगे तो ये चीज़ ज़रूरी है, और रूटीन इन्वेस्टिगेशन में यही सब चीज़ें होती हैं। रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा लिया, नॉर्मल दवाइयाँ खा ली, पेशेंट रूटीन में आएगा, फॉलोअप में आएगा, कैसे कैसे आएगा। शुरू में 1-1 महीने बुलाते हैं पेशेंट को, लास्ट में 7th मंथ के बाद हम 15 डेज़ में बुलाते हैं, और एकदम जो लास्ट का टाइम आता है उसमें हम वीकली बुलाते हैं। और एकदम जो लास्ट का टाइम आ गया, फुल टर्म है पेशेंट, डेट बिल्कुल 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन आगे की है, तो वहाँ पर हमें पेशेंट को बताने होते हैं डेंजर साइंस क्या क्या होते हैं, क्यों पेशेंट को हॉस्पिटल, कब पेशेंट को हॉस्पिटल आना है ये हम बताएंगे। तो पेशेंट को हॉस्पिटल कब आना है, जब अगर लीकिंग शुरू हो जाए, है ना, पानी जाने लगे, पेशेंट को आना है हॉस्पिटल। बच्चा ना घूमे, मूवमेंट का पता नहीं चल रहा पेशेंट को, तो तुरंत आना है हॉस्पिटल। इसके अलावा ब्लीडिंग होने लगे तो तुरंत आना है हॉस्पिटल, और फीवर आ जाए तो भी तुरंत आना है हॉस्पिटल। इसके अलावा
किसी भी तरह की परेशानी होती है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो आना हॉस्पिटल। लेबर पेन का क्या होता है, हल्के फुल्के, स्पेशली जो प्राइमी होती है, पहला बच्चा है, हल्के फुल्के पेन होते हैं, पेशेंट एंग्शियस होता है, आ जाता है हॉस्पिटल। तो वहाँ पर समझाना होता है कि भाई ठीक है, हल्के फुल्के पेन है, एफएचएस देखेंगे, बीपी देखेंगे और अभी तो आप जा सकते हो। सुबह पेशेंट गया, शाम को बोलो दर्द आपको तेज़ होता है, शाम को आज के एडमिट हो जाओ। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि एक्टिव लेबर होना चाहिए, तभी हम पेशेंट को एडमिट करें। एक्टिव लेबर नहीं है तो पेशेंट को हल्का फुल्का पेन महसूस होता रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यूट्रस में होते रहते हैं। यूट्रस टाइट होगा, रिलैक्स होगा, टाइट होगा, रिलैक्स होगा, ये चलता रहता है। 7th-8th मंथ से शुरू हो जाता है। इसका काम होता है बेबी को पुश करके धीरे 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 नीचे लेके आना। जो बेबी को नीचे आने की जो जर्नी है वो 10 दिन 15 दिन पहले शुरू हो जाती है। इसलिए फॉल्स लेबर पेन भी बोलते हैं इसको, कि फॉल्स लेबर में कोशिश करना है पेशेंट को हम काउंसलिंग करें और उसको समझाएं कि आप अभी जाओ, आपको लगता है 2 घंटे में दर्द बहुत तेज़ हो जाएगा, आप दोबारा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम एडमिट कर लेंगे। बट एक्टिव लेबर होना चाहिए, पेशेंट को हमें तभी एडमिट करना है। इसके अलावा एफएचएस में कभी अगर गड़बड़ लगता है, भाई 120 से नीचे जा रहा है, उस केस में ज़रूर हम कह सकते हैं कि भाई आप एडमिट हो जाओ, एफएचएस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, 120 से नीचे जा रहा है। या लीकिंग है, लीकिंग में तो पेशेंट को एडमिट करना ही है, क्योंकि लीकिंग होने का मतलब इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा अगर मदर को, उस केस में भी एडमिट करना है। एडमिट करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम रूटीन प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। रूटीन प्रेगनेंसी मुझे ऐसा लगता है सब चीज़ें कवर हो गई हैं। और रूटीन प्रेगनेंसी में पेशेंट स्पेशली अगर प्राइमी है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खाने पीने के बारे में ज़रूर बताना होता है, खाने में सब कुछ खा सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट खाना होता है, आयरन कैल्शियम ज़रूर खाना होता है। और 90% तो जो पेशेंट होते हैं आयरन कैल्शियम नहीं खाते हैं, उनको लास्ट में ब्लड चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि आयरन जो भी था शरीर में, मदर के शरीर में जो भी आयरन था वो सारा बच्चे ने खींच लिया, तो मदर एनीमिक हो जाएगी और मदर को आयरन ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप पेशेंट को आयरन कैल्शियम खाने के लिए बोलना है। आयरन कैल्शियम के अलावा अच्छा खाना खाने के लिए बोलना है। अच्छा खाना क्या होता है, हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें होता है अगर नॉनवेज खाते हैं तो मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें होती हैं। वेजिटेरियंस हैं तो वेजिटेरियंस के लिए सिंपल आयरन जो हमारे शरीर में जाए उसके लिए सिंपल तरीका तो यही है कि जो भी सब्जियां हम बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में बनाएं। लोहे की कढ़ाई में सब्जी काली हो जाती है, सारा आयरन होता है वो। तो सिंपल तरीका तो यही है, आयरन लोहे का तवा होना चाहिए, लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए, लोहे की थाली, लोहे की तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लोहे की कढ़ाई यूज़ करें, लोहे का तवा यूज़ करें, आयरन आपके शरीर में जाने लगेगा। कैल्शियम के लिए दूध होता है, दूध पी सकते हैं। और प्रोटीन के लिए फिर दालें होती हैं, सोयाबीन होता है, राजमा हैं, छोले हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा रूटीनली चलते रहें, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट सुबह, 10 मिनट 15 मिनट शाम को चलते फिरते रहना चाहिए। एक्सरसाइज का रूटीन बना के रखना चाहिए। कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, बट बेसिक रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। सोते समय लेफ़्ट करवट पे सोना होता है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। सीधे भी सो सकते हैं, लेफ़्ट करवट पे भी सो सकते हैं। और रूटीन प्रेगनेंसी है, नॉर्मल अभी हम सिर्फ बात करें नॉर्मल प्रेगनेंसी की। अभी हमने बात करी नॉर्मल प्रेगनेंसी की, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में किन किन दवाइयों को खाना है, क्या क्या टेस्ट कराने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें मेरे ख्याल से हम सब कवर कर चुके हैं। तो आज के लिए इतनी।